ठीक है ना। तो हम ग्राफ पढ़ा रहे थे आपको अभी जस्ट पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो ग्राफ में क्या था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो हम बात कर रहे थे बी नंबर में, किसके लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के वेलोसिटी टाइम का अगर आप देख रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक बात और बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या, एक्सेलरेटेड, फॉर एक्सेलरेटेड, और किसके लिए, यूनिफॉर्म के लिए। एक्सेलरेटेड किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा कुछ नहीं करना आपको, यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, 90 को कट किया था ना, तो वही ये आपका वेलोसिटी और ये टाइम का ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देखिए ना, हर एक पॉइंट पर क्या बन रहा है, हर एक पॉइंट पर लीजिए ना, देखिए तो ये मान लीजिए v1, तो ये बन गया t1, और ये बनता v2, तो ये बन गया t2। तो नॉर्मली फाइनली आपका क्या बन जा रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट है आपका। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर हमें एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड आउट करना होता तो एक्सेलरेशन कितना, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। ये जीरो नहीं होगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। और ये इंक्रीज करता रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्या होता है आपका, हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेटेड, और किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। अब एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म में क्या, एक्सेलरेट तो कर रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखिए ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए ना, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तुम्हारे मन में विचार आएगा, सर ऐसे कर लो भैया, कोई बात नहीं, हाँ समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। अगला देखो इधर ध्यान से, और कोई भी बात कर लो। तो अगर हम इसको टाइम t1 करें, इसको टाइम t2 कर दें, इसको टाइम t3 कर दें, इसको टाइम t4 कर दें, तो ये बात बन जाएगा आपको v1, ये बनेगा v2, ये बनेगा v3 और ये बन जाएगा v4। देखो ना, पार्टिकल क्या हो रहा है, पार्टिकल जा रहा है, एक्सीलरेट भी है। एक्सीलरेट मतलब बढ़ना है, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, ये बढ़ भी रहा है। लेकिन क्या है, इसको कैसे जाना चाहिए था, जरा फोकस करो तो, इसको कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, इसको कैसे, ऐसे जाना चाहिए, इसको कैसे, ऐसे जाना, इसको कैसे, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन एक भी सिचुएशन है क्या, एक भी सिचुएशन देखो तो, एक भी नहीं है ना, एक भी सिचुएशन नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब जरा फोकस करते हैं, जरा देखिए, अब हम कहते हैं एक्सेलरेटेड तो हो रही है, अब डिसलरेटेड की बात कर रहे हैं, डिसलरेटेड। एंड थर्ड देखो बेटा, अभी डिसलरेशन अगर आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में हम बात करते हैं फॉर DECELERATED, डिसलरेटेड, लेकिन किसके लिए, यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। डिसलरेटेड तो है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या बात बनेगा, इसमें अगर हम बात करें, ये आपका क्या है, वेलोसिटी है, और ये आपका टाइम है, ठीक है ना, ओरिजिन है मान लो। तो डिसलरेट का मतलब होता है, अगर कोई भी देखो, अभी एक्सेलरेशन पढ़ाया नहीं है, इसलिए थोड़ा परेशानी आएगी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका बॉडी अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा हो, मैंने कहा अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा हो तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन इज आल्सो नोन एज डिसलरेशन। तो उस सिचुएशन में क्या, लेकिन क्या यूनिफॉर्मली बात है, तो यूनिफॉर्मली कैसा बनेगा, एकदम सीधा यूं, देखो तो कोई चेंजिंग है बेटे। इसको अगर हम कहते हैं v1, इसको कह देते हैं t1, समझ रहे हो। या तो तुम और भी कई सारे पॉइंट्स ले सकते हो इसको हटा करके, तुम कहोगे कि इसको हटा दो सर, चलो मैंने हटा दिया, हर एक पॉइंट पे ले लो कहीं ना कहीं, देखो ना हर एक पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं t1, तो इसको कहना पड़ेगा v1, इसको कहोगे t2, तो इसको कहोगे v2। देखो चेंजिंग आया कि नहीं आया, वेलोसिटी घट रही है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी घट रही है।
और टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी घस रही है, दैट मींस रिटार्डेशन वाली बात हो जाएगी। क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन का बात हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा। अब है कि नॉन यूनिफॉर्म डिसलेरेशन तो हो रहा हो, लेकिन कैसा? नॉन यूनिफॉर्म। ये तो यूनिफॉर्म था ना, अब इसको हम कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में, ठीक है ना? और ग्राफ नंबर हो जाएगा ये तुम्हारा 4। बेटा ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ही ग्राफ चल रहा है, ये समझ रहे हो ना? वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में। तो इस सिचुएशन में क्या, फिर से वही बात रखेंगे हम लोग जो बात किए ना, फिर से वही बात है। और जरा फोकस कीजिए, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। तो अभी आपके सामने डिसलेरेशन का मतलब ही होता है कि द रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज, अब तो एक्सेलरेशन वाली बात हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का ही तो पार्ट है ना भाई। तो अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में घट रहा हो, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर घट रहा हो, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या डिसलेरेशन। और यहाँ पर बात चलिए नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। तो नहीं होगा तो उस संदर्भ में क्या बात बन जाएगा, जरा फोकस करो। अब ये सिचुएशन, ये वाला पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स, ये वाला, देखो तो कहीं पर भी डिक्रीज तो हुआ है। कैसे हुआ है, जरा फोकस करो। डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन देखो तो अब यहां से तुम कहते हो T1, तो इसको कहना पड़ेगा V1। हाँ भाई, इसको कहते हो T2, तो ये वाला पॉइंट से हम कहना पड़ेगा V2। इसको कहते हैं आप T3, तो इस पॉइंट को करना पड़ेगा V3। देखिए ना, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, लेकिन एकदम सीधा इस तरह से तो नहीं हो रहा है जो अभी अभी जस्ट आपने देखा था रैंडमली। हाँ, एकदम इंक्लाइन नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है। इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जा नहीं रहा है। इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था यूं, इस तरह से, लेकिन हो रहा है क्या, इतना का गैप है। इसको जाना चाहिए था यहाँ, गैप है। इसको जाना था ऐसे, गैप है। मतलब इसको एग्जैक्टली ये मूव डिक्रीज नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्मली नहीं कर रहा है। अब जब नहीं करे तो ये डिस्प्लेसमेंट अलग हो रहा है इसका, और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा तो क्या बन जाएगी बातें, समझ रहे हो ना बात को? चलो अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी से फटाफट नोट कर लो, ठीक है? अच्छा, एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऑलवेज गिव्स एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन है क्या, स्लोप है मेरे भाई। वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होएगा, ये जो स्लोप है इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। समझ रहे हो ना बात को? ये क्या स्लोप दे रहा है, ये जो स्लोप है इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमेशा क्या देता है, एक्सीलरेशन। और डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या देता है, स्पीड। ठीक है ना? और उल्टा कर दो, स्पीड टाइम का ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्पीड टाइम का ग्राफ क्या देगा, देखो ये स्पीड और ये टाइम, तो ये ग्राफ क्या देगा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस। और इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। और कहीं एक बुक में सर मैंने देखा था, वहां पर ये गलत दे रखा है, मीटर स्क्वायर के फॉर्म में, बिल्कुल गलत है बेटा। ये डिस्टेंस हमेशा क्या बनेगा, क्या एरिया। अब इसका एरिया निकाल लो, तो जरा देखो तो एरिया तुम्हें निकालना है। तो बुक क्यों गलती किया है, उस पर मैंने सर रिसर्च भी करा, मैंने थोड़ा उसको मेल भी करने को रिप्लाई नहीं आया। उसने सोचा कि स्पीड टाइम का जो ग्राफ है वो हमेशा क्या देता है, डिस्टेंस, स्पीड टाइम का ग्राफ। तो उसने सोचा कि इसका एरिया निकालते हैं। तो बेटा निकाल लो तुम एरिया। ये मीटर, ये क्या होता है, एरिया किसके करीब बनेगा, 1/2 इंटू बेस टाइम, टाइम यानी सेकेंड, और इंटू कितना, हाइट। तो हाइट क्या है, ये मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कैंसर, तो क्या बन गया, मीटर। एरिया क्या देना चाहिए, हमेशा डिस्टेंस देना चाहिए। इसीलिए किसी बुक में गलत भी है सर, मुझे कंफर्म नाम नहीं याद आ रहा है, समझ रहे हो?
क्या बात बनता है, एक लास्ट बात करने जा रहे हैं, स्पीड टाइम का ग्राफ बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये अपना ग्राफ वाला पोर्शन फिनिश हो जाएगा, बचेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जरा देखो, अब क्या होता है, मान लो अगर स्पीड डिस्टेंस मान लो और ये टाइम का ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या दिया, मान लो पार्टिकल है सपोज इस तरह से मूव कर रहा है ऐसे, और इसका नाम दे देता है ए और इसका नाम दे देता है बी, इस सिचुएशन में तब क्या बात बनेगा, अरे बेटा स्पीड डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, इस सिचुएशन में क्या बात बनेगा आपका, ये डिस्टेंस हो गया और यहाँ पर बन गए, तो इस सिचुएशन में आपका क्या बात बनेगा, हम यहाँ से कह सकते हैं ऑलमोस्ट कि ये यानी वी ए और ग्रेटर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से बात बन जाएगा वी ए इज ग्रेटर बी बी। अब क्यों, क्योंकि इस सिचुएशन में आपका क्या है, अब इसको आप नॉर्मली ड्रॉ कर दीजिए, ये ड्रॉ कीजिए और यहाँ से टाइम का रिस्पेक्ट ले लीजिए और इसको ड्रॉ कीजिए और यहाँ से टाइम का रिस्पेक्ट लीजिए, तो हमें निकालना है स्पीड। स्पीड किसके करेंगे, स्पीड जो बनेगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम बन जाएगा, ठीक है ना। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कितना, देखिए डिस्टेंस बड़ा टाइम छोटा, तो वेलोसिटी क्या स्पीड बड़ा, फिर से देखिए डिस्टेंस अगर बड़ा हो और टाइम छोटा हो तो स्पीड क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और डिस्टेंस अगर छोटा और टाइम बड़ा हो जाए तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस पूरे कंक्लूजन से क्या पता चलता है, बी ए इज ग्रेटर देन बी बी। तो मतलब अगर एक बात और पता चलता है इससे, बेटा एंगल पे डिपेंड करता है, जरा देखो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, जितना इंक्लिनेशन, ये मान लो θ1 और ये θ2, ठीक है ना, या θ1 θ2 बी को ऐसे मान लो इस सिचुएशन में, तो अब क्या है, अब ये एंगल आपके सामने है, तो थीटा जितना बड़ा स्पीड उतना बड़ा, सिर्फ किसके लिए, सिर्फ ये xt का ग्राफ होना चाहिए, यानी डिस्टेंस वर्सेस किसका, टाइम का ग्राफ होना चाहिए। डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा एक्सीलरेशन का, ठीक है। अब जरा देखिए, तो अब एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए एक्सीलरेशन है क्या, द रेट ऑफ चेंज इन velocity, the rate of change in velocity is called acceleration, the rate of change in velocity is called acceleration। acceleration को हमने a डबल c l और पावर में n लिख दिया, मतलब acceleration शॉर्ट फॉर्म ले लिया इसका, the rate of change in velocity is called क्या बन जाएगा, acceleration, ठीक है। और acceleration किसके करेंगे, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी अगर हम बात कर लें फिर से वही काम जो पहले किए, एक्सीलरेशन को a और चेंज इन वेलोसिटी मान लो, हम इसकी बात कर रहे हैं, जरा देखिए u इज इक्वल टू कितना, इनिशियल वेलोसिटी, और v इज इक्वल टू कितना, फाइनल वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, तो यहां से हम कर सकते हैं, इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल, तो अब यहां से एक्सेलरेशन किसके करीब बन जाएगा, ये बनेगा v माइनस यू अपॉन में t, क्योंकि ये जो पार्ट है ये चेंज इन किसके करीब है, वेलोसिटी के करीब है। तो हमेशा याद रखें v माइनस यू अपॉन में t एक्सेलरेशन के करीब होता है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ बात भी कर लेते हैं हम लोग। अब जरा देखिए, तो यहां पर हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन कितना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी a इज इक्वल टू हो गया v2 माइनस, यानी सॉरी v माइनस यू अपॉन में t। अगर आप u और v को कंपेयर करते होता हो तो बेटा एक बात बताइए,
यहाँ पर क्या बात बनेगा, v इज फाइनल वेलोसिटी और u इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको बोलते हैं v और u दोनों वेलोसिटी है, तो इसको हम कह सकते हैं होमोलोगस। विद द हेल्प ऑफ होमोलोगस। होमोलोगस कहता है कि अगर मान लो दोनों इक्वल है तो उसको चाहे डिफरेंशिएट करिए या डिवाइड करिए, ऐड करिए, वही चीज बनेगा। मतलब मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी मीटर पर सेकेंड, तो फिर से क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड ही बनेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं SI यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड, और ये भी तो सेकेंड है, ये अभी तो आपने इसका नाम बताया है वेलोसिटी का, तो ये बन जाएगा मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगा, सीजीएस यूनिट जो बनेगा ये बनेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट बन के तैयार आपका। नॉर्मली क्या होता है आपका, ये जो आपका एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, समझ गए बात को। एक्सेलरेशन अब जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन में भी जीरो, क्यों, वेलोसिटी जीरो हो सकता है, जब वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकता है। समझ रहे हो बात को, मैंने कहा अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन भी तो जीरो हो सकता है कि नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा, अब एक्सेलरेशन के टाइप की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सेलरेशन के टाइप की बात कर रहे हैं। अब एक्सेलरेशन के टाइप्स में दो टाइप का होता है, टाइप्स। अब ये टाइप ऑफ एक्सेलरेशन जो पहला होगा ये होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और दूसरा जो बनेगा ना ये बनेगा नेगेटिव। और इसी को दूसरा लैंग्वेज में कहता है रिटार्डेशन, और इसी को थर्ड लैंग्वेज में कहते हैं डिसलेरेशन, ठीक है ना, डिसलेरेशन। अब देखिए जरा, अच्छा ये भी आएगा क्या, ठीक है, चूक हो। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डिसलेरेशन, ये होता क्या है, when the velocity of an object increases with time, when the velocity of an object increases with time is called पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और इसमें कह सकते हैं when the velocity of an object decreases with time is called रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। फिर से देखिए, when the velocity of an object decreases with time is called retardation। मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, घट रहा हो, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको जो डिनोट करते हैं ये ए से डिनोट करते हैं, इसको जो डिनोट करते हैं इसको करते हैं माइनस ए से, ठीक है ना। दूसरी बात होता क्या है, अब नॉर्मली कि अगर मान लो u और v के
ये होता है इफ। कब ये लागू होगा? u इज स्मॉलर देन v। इसको u इफ नहीं करके when कर सकते हैं। और इसमें क्या बनेगा? when u is greater than v। मतलब ये हो गया बेटे कि अगर u बड़ा था v छोटा तब माइनस से आएगा, और अगर u छोटा v बड़ा तब जा करके प्लस a होगा। क्यों? कहता है when the velocity of an object increases with time is called positive acceleration। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है। पहले u मान लो, सपोज u था 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली v जो हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। चेंज कितनी की आई है? 2 मीटर पर सेकेंड का बड़ा है ना। और इसमें क्या था? u जो था ये था 4 मीटर पर सेकेंड, और v जो बन गया ये बन गया 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब अंतिम वाला, लास्ट वाला। देखो तो समझ रहे हो ना बात को? तो उस सिचुएशन में क्या बन रहा है आपका? नेगेटिव एक्सेलरेशन बन जाएगा। अच्छा, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है आपका कि क्वेश्चन में कैसे क्या आएगा। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में ये पूछता है कि फाइंड द नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो दिमाग में एक बात बैठे ना, माइनस से निकालना है, प्लस से नहीं निकालेंगे। फोकस करना जरा, समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन लेता हूं मैं, सपोज एक क्वेश्चन से क्लियर कर देता हूं, ठीक है? अ कार स्पीड डिक्रीजेस, हमने लिखा a car speed decreases from 60 किलोमीटर पर आवर to 40 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड। in 5 सेकेंड। then find DECELERATION। अच्छा यहाँ पर देखना ए आता है नहीं आता, जो भी हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछ रहा है या फिर यहीं पे देगा रिटार्डेशन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कार का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर था, तो इसको u मान लो, 40 हो जाता है, इसको v मान लो, और ये टाइम दे दिया है। बात नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहा है और यहाँ पर सेकेंड है, यहाँ पर घंटा क्या है? घंटा। और यहाँ पर क्या है? सेकेंड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं u इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 इंटू 5/18 इक्वल टू कितना? 300/18। ये बन गया क्या? मीटर पर सेकेंड। और v बराबर कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से कितना? 40 इंटू 5/18 इक्वल टू 200/18 मीटर पर सेकेंड। फोकस करना जरा, ठीक है ना? और टाइम आपको दिया 5 सेकेंड। सब कुछ आप सिमिलर कर चुके हो। u मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड। बहुत बढ़िया। हमें चाहिए रिटार्डेशन। फार्मूला रिटार्डेशन का भी वही होता है, v माइनस u अपॉन में t। तो आप यहां से क्या कर लोगे? देखो मुझे रफ करना पड़ रहा है, ठीक है ना? हमारे सामने होगा, पॉज करके आप बैक करके थोड़ा अपना क्वेश्चन देख लेना, रिवाइज कर लेना। इसीलिए a इज इक्वल टू कितना? v माइनस u अपॉन में t। तो अब ये a किसके करीब? तो v कितना है? 200/18 माइनस 300/18 अपॉन में कितना? 5। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? a बराबर जो बनेगा ये, अब देखिए इसका एलसीएम निकाल लो पहले। मैथमेटिक्स अच्छी आती है गणित। 200 माइनस 300 बेस सेम है, मजा आएगा तुम्हें। तो यहाँ पर कितना हो गया? -100/18
अपॉन में 5 इक्वल टू -100 अपॉन में 5 इंटू 18 इक्वल टू -100 अपॉन में 90। यानी यहां से बन जाएगा a इज इक्वल टू कितना, ये बन गया -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बेटा ये क्या निकला है, एक्सीलरेशन निकला है, ये एक्सीलरेशन है, हमें चाहिए रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो -a इज इक्वल टू 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें एक्चुअल आंसर ये चाहिए, ये नहीं, गलत हो जाएगा। अगर रिटार्डेशन मांगता है तो -a निकालने की कोशिश करना आपको, अगर एक्सेलरेशन मांगता है तो a निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक्सेलरेशन पूछता तो आप कहते -1.11 मीटर पर सेकेंड। अगर यहीं पर पूछ दिया है क्वेश्चन में, बैक करके देखना, क्वेश्चन ने पूछा रिटार्डेशन क्या है, तो रिटार्डेशन -a चाहिए मेरे भाई, तो -a कितना 1.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहीं पर होता है ये चैप्टर फिनिश। ठीक है ना, और मैं देख लेता हूँ कुछ ग्राफ भी है क्या, ठीक है ना, कुछ ग्राफ हो तो नहीं, मतलब चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बता देता हूँ मैं, फोकस कीजिए जरा। अब क्या होता है, दो कंडीशंस बता रहा हूं मैं इसमें। अब एक आता है क्या, एक तो आपको बता दिए ये वाला, मतलब अगर एक्सीलरेशन पूछे तो क्या, रिटार्डेशन पूछे तो क्या। अब यहां पर कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, समझ रहे हो ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन का यूज करेंगे बेटा अभी, ये तीनों इक्वेशन का यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए तो ये क्या है, v जो है ये फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम, s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी कह सकते हैं आप, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर क्या दिया है। तो अब यहां पर दो, अब हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक का, सीपी मंत्र। सीपी मंत्र कहता है दो कंडीशंस ला रहे हैं। एक कंडीशन है कि when an object is thrown vertically upward with initial velocity u। मान लो, सपोज, ध्यान से देखना, एक ऑब्जेक्ट है m मास का, इसको मैंने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। अब इस सिचुएशन में यहां पर v बराबर होगा 0, यहां पर बन जाएगा v इक्वल टू 0। अब देखो तो when an object is thrown vertically upward with initial velocity u, अब इस आपने ऊपर की तरफ फेंका इस ऑब्जेक्ट को, ये आपका है u और नीचे की तरफ जा रहा है, तो बेटा ऊपर जाने के लिए यहां से मान लो इस पार्ट को s इक्वल टू h मान लो। डिस्टेंस किसके करीब होगा, हाइट के करीब हो जाएगा ना। अब यहां पर क्या होता है, ये जो केस है when an object is thrown vertically upward, ऊपर की तरफ अगर फेंका जाए, उसको केस को ध्यान से सुनना। इस सिचुएशन में हमेशा ऑलवेज, सीपी मंत्र कहता है, सीपी मंत्र कह रहा है कि ऑलवेज u is given, otherwise to find out। हमें या तो गिवन होगा या मुझे निकालना पड़ेगा। v जो होगा ये हमेशा 0 होगा, हमेशा याद रखना v 0 हो जाएगा उस सिचुएशन में, v 0 होगा। अब a किसके करीब होएगा, a g के करीब, माइनस के करीब,
और कितना -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि कहां पे आ रहा है ऊपर, ए जी के करीब और जी की वैल्यू माइनस में आएगा क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है। और एस किसके करीब एच। अब कुछ भी इसमें से फाइंड करना हो, फॉर फाइंडिंग यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी जो हमने 3 इक्वेशन लिखे थे ना, अब उसको लगाइए और फाइंड आउट करिए। मतलब ये कहा जाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट इसको ऊपर फेंकते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा ये कि जो v है वो 0, क्योंकि इसको जब फेंकोगे ना तो एक ऐसे टाइम आएगा जहां पर फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो आपने तो फेंका था ऊपर और जा कहां रही नीचे, तो आपने ऊपर फेंका और नीचे कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 हुआ होगा ना बेटे। और यहां पर क्या होता है इस सिचुएशन में, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। अगर मान लो इसको टाइम ऑफ एसेंट को तुम कहते हो t1 और टाइम ऑफ डिसेंट को कहते हो t2, तो टोटल टाइम कितना गिरने तक में, इसलिए टोटल टाइम कितना, तो ये बन जाएगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू कितना t1 प्लस t2। ये टोटल टाइम बनके तैयार हो गया। कोई पूछता है आपसे ऑब्जेक्ट को फेंके और नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा, नीचे तक आने में बेटा दोनों टाइम को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिचुएशन अलग हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ फॉल डाउन हो रहा है ये, ठीक है। चलिए अब दूसरा बात कर रहा हूं मैं, when an object is thrown vertically, अब यहां पर हम करते हैं डाउनवर्ड। When an object is thrown vertically downward with velocity v, तब इस सिचुएशन में क्या होगा, मान लो यहां पर क्या है ये, अब इसको ना नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, तो u बराबर 0 होगा बेटे। मान लो ये आपका ग्राउंड है और यहां से आपने कह दिया ये क्या है आपका, ये s इज इक्वल टू h, ये m मास का कोई ब्लॉक है। इस सिचुएशन में आप गिराओगे तब यहां पर क्या बात बन जाएगा, यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑलवेज क्या होता है, u हमेशा 0 होगा ऑलवेज, v क्या होगा गिवन होगा, अदरवाइज फाइंड आउट करना होगा, अदरवाइज फाइंड आउट करना होगा। अब जरा देखिए तो, अब a किसके करीब, g के करीब, इसका तो कितना प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्यों नीचे की तरफ आ रहा है, और s किसके करीब h के करीब। फिर से सुनिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे वर्टिकली, मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं और इसको क्या कर रहे हैं आप, ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दिए, तो ग्रेविटी की तरफ ही तो जा रहा है ना ये। अगर ग्रेविटी की तरफ जा रहा है दैट मीन्स ये बात बन गया उसके पास कि जो u था ऑलरेडी रुका हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी रुकी हुई थी, उसके पास फाइनल वेलोसिटी या तो गिवन होगा, तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपने चलो आप फाइंड आउट कर लेते हो इसके हेल्प से, और उसके बाद क्या कर लोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, फाइंड आउट करिए। इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a d स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और v इक्वल टू u प्लस a d, ये 3 फार्मूला लगता रहेगा, कंडीशंस याद रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा कि थर्ड पोजीशन क्या होता है। तीसरा कंडीशन क्या है इसका, तीसरा कंडीशन कहता है कि मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, देखो ना सर्कस अगर हमें 2 बॉल होते हैं ऐसे ऊपर नीचे फेंक रहा होता है, वो सिचुएशन अगर आता है तब क्या करोगे। मान लो एक बॉल यहां पर है, ये m मास का a पॉइंट पर, और एक बॉल जो है यहां पर है सपोज मान लो, ठीक है ना, समझ रहे बात को, इस पॉइंट पर b पॉइंट पर,
ये। अब यहां से टोटल डिस्टेंस मान लो बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना y, ए और बी। फिर से सुनो, दो बॉल है, आपने ऐसे उछाला, एक जा रहा है एक आ रहा है, कब जा करके मिलेगा? फॉर व्हाट डिस्टेंस? व्हेन इट विल मीट। यहां पर हो सकता है फॉर व्हाट डिस्टेंस और हाइट इट विल मीट, किस दूरी पर। तो आप टोटल हाइट मान लो y किए हो और यहां पर कंसीडर कर लो, ये कंसीडर करते हैं सपोज मान लो इस पॉइंट पर, और यहां से ये पॉइंट जो था बेटा ये मान लेते हैं सपोज कितना है, या कहीं से भी कंसीडर कर लो। तुमने कहा ऊपर से ले लो भैया ऊपर से, तुमने कहा कि यहीं से ले लेंगे सर हाइट, तो ले लो। ये मान लो x है, तो ये कितना बन गया, ये बन गया y माइनस एक्स। समझ लो, कहीं से भी ले लो, परेशान नहीं होना, सॉल्व तुम्हें करना है। तो अब मैंने कहा दो बॉल ऑलरेडी किसी हाइट y पर था और कहता है कि फॉर व्हाट डिस्टेंस और हाइट इट विल मीट, कहां पर जाकर मिलेगा, तो मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया C। तो इस सिचुएशन में क्या करना, एक बार बॉल यहां से आ रहा है, CP मंत्र लगा देना, ठीक है। तो एक बार करना S इज इक्वल टू, यानी y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू लगाना यानी ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से, और एक बार लगाना y माइनस एक्स इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, और इक्वेशन 1 बनाना, इसको भी y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर प्लस x। अब इसको कंपेयर करना, कंपेयर करने के बाद यहाँ पर इक्वेशन 2 बन जाएगा, ये लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड बराबर, कट कर लो, आंसर बनकर तैयार है। आगे समझ में, दो बॉल के लिए मान लो ये 100 मीटर पर है और ये मान लो ऊपर से कितने दूरी पर है, तो नीचे से कंपेयर कर लो, और नीचे से कितने दूरी पर, तो ऊपर से कंपेयर कर लो। ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन बता दिए, थोड़ा ऊपर लेवल का है, बट तुम्हारे इसी चैप्टर का है, ठीक है ना दोस्त। तो अपना ये अभी चैप्टर फिनिश हो जाता है कंप्लीटली। तो अपने बचते हैं आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप भी फिलहाल आप NCERT पढ़िए, और भी कोई रेफरेंस बुक है तो वो भी पढ़िए, और भी कोई रिकमेंडेड बुक आपको किसी ने टीचर ने और कोई भी आपको हेल्प किया हो या बताया गया हो तो आप वो भी बनाइए, ठीक है ना। तो फिलहाल मेरे तरफ से चैप्टर फिनिश है। आपको जो भी दिक्कत हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग, आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेल में आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। मेल के थ्रू मैं प्रयास करूँगा आपको आंसर देने का, या मैं फिर अगर ज़्यादा मान लो कि डिमांड हो रही है तो मैं फिर एक क्लास अरेंज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और जहाँ तक बात रही आपकी कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, तो मैं एक वीडियो में फिर से आपके साथ प्रेजेंट होऊंगा उस न्यूमेरिकल्स को लेकर के, और जो न्यूमेरिकल्स है वो ज़्यादातर हम NCERT को पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि बेसिक एकदम CET लेवल का है, और CET बड़ा बेसिक लेवल होता है, बड़ा कंसेप्चुअल होता है, ठीक है भैया, ठीक है। तो चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भैया, ओके बाय एंड गुड नाइट एंड टेक केयर।